हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले इस कार्य में ट्रैवल एजेंसी की भूमिका रहती है, जो सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा उनके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करती हैं। इसके बाद उनके वाहन का चालक तथा परिचालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। फिर उनके गाइड मार्गदर्शक की भूमिका शुरू होती है, जो पर्यटक स्थल की जानकारी देता है। पर्वतीय स्थलों पर कई बार यात्रियों को बस छोड़कर जीप में जाना पड़ता है। जितेन नार्गे जैसे ड्राइवर कम गाइड के रूप में छोटे वाहन के चालक होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था कराने वाले होटल के कर्मचारी तथा अनेक अन्य लोगों की मदद होती है। छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ पर चलने के लिए लंबे बूट तथा अन्य जरूरी सामान किराए पर लिए जाते हैं। हस्तशिल्प तथा कलाकृतियाँ बेचने वाले व फोटोग्राफर आदि की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। उत्तर है, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है, जो पीठ पर बंधी डोकों बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। ऐसा ही दृश्य वह पलामू और गुमला के जंगलों में देख चुकी थी, जहाँ बच्चे को पीठ पर बांधे पत्तों तेंदू के पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। उसे लगता है ये सुंदरियाँ बेकार सामग्री का सदुपयोग कर कितना कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की भी देखभाल करती हैं और मेहनत करके धनोपार्जन भी करती हैं। यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है, जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं, खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। उनके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। वे कम प्रतिदान पाकर भी देश के विकास में अधिक योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर है, आज की पीढ़ी स्वार्थपरक हो गई है। वह प्रकृति के साथ अनेक प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वन समाप्त हो रहे हैं। वनों की समाप्ति के कारण जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। कुछ
पशु पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को प्रदूषित करने एवं पानी का गलत प्रयोग करने से कई स्थानों पर पानी की कमी तथा जल जीवों की संख्या में ह्रास हो रहा है। दिनों दिन पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। मनुष्य पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाकर वहाँ पर प्रदूषण फैला रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना कम होता जा रहा है। स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल झरनों को एकत्रित करके पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए गंभीर उपाय करने आवश्यक है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए और बच्चे की तरह उसकी देखभाल करे। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट न डालें, अधिक पर्यटक स्थल न बनाएं, सतत विकास की अवधारणा का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। अगला पाठ है कटाव में किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। अथवा इस पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है। ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है, जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उसने देखा कि वहाँ ऐसी चीज़ें किराए पर उपलब्ध कराने वाली एक भी दुकान न थी। तब लेखिका ने सोचा कि कटाव में किसी दुकान का न होना भी वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटन स्थल नहीं बना है। यदि दुकानों की कतार लग गई होती तो कटाव का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, आबादी बढ़ेगी और पर्यटकों की भीड़ जमा होकर गंदगी तथा प्रदूषण फैलाएगी। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई, क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं था। आज के नवयुवक विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक स्थानों को गंदगी मुक्त करके अपना योगदान दे सकते हैं। वे दूसरों को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर है, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। वह सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को एकत्र करके भंडारण करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर जल स्तंभ के समान है, जो गर्मियों में जलधारा प्रवाहित करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचय और वितरण की व्यवस्था कर रखी है। अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। देश की सीमा पर जहाँ तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, वहाँ
कड़कड़ाती ठंड में भी पहरा देते हैं, जबकि हम वहाँ 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। वे गर्मी सर्दी में भी प्रकृति का प्रकोप सहकर सीमा पर डटे रहते हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर तूफानों के बीच भूखे प्यासे रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। देश के रक्षक इन फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। उनके परिवारों को किसी प्रकार का कष्ट या भाव न हो, उनके बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो, इस बात का ध्यान रखना हमारा भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए।